10:10 और वक्त हो चला है इस वक्त आपके संपूर्ण हिंदी व्याकरण का। साथियों, इस क्लास के पीछे एक मकसद होता है, जिसका मकसद ये होता है कि हमारी एक पुरानी आदत है कि हम दोस्तों एक टॉपिक लेकर रोज नहीं चलते हैं। सवाल ये है कि मैं एक टॉपिक लेकर आऊं और एक टॉपिक में आपके 3 घंटे बर्बाद कर दूं। मेरा ये आदत नहीं है और इससे सफलता मिलता भी नहीं है। अगर पेपर में 30 टॉपिक आता है तो मैं 30 टॉपिक को रोज डिस्कशन कराऊंगा। चाहे वो 10-10 मिनट ही वो टॉपिक आपकी आंखों के सामने आए, 5-5 मिनट ही वो सामने आए, पर वो चीज़ें आपके सामने रोज सामने दिखना चाहिए। बहुत स्वागत है आपका सभी को, गुड इवनिंग। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले दोस्तों, आपको टॉपिक पता है, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारे टॉपिक आज हम आपके लिए करने वाले हैं। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं सेशन का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगभग आपको दिख ही रहा है और आपके आंसर्स भी शुरू हो गए हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपसे कह रहा है कि रामधन आलय में कौन सी संधि होगी। दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो रामधन आलय, मैंने एक ट्रिक बताया था कल ही कि अगर सेम अक्षर के बाद, देखो पहले राम लिख लो, आप राम लिखो फिर आलय लिखो, आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप क्या करो, राम और आलय को लिख लो। ये बताइए साथी आप लोग कि माँ में आ तो है ही, जब आप राम बोलते हो तो माँ में आ है कि नहीं है, तो यहाँ तो आ है और इसके आगे भी आ है। यानी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है साथियों, अगर सेम अक्षर के बाद सेम ही अक्षर आए तो वहाँ पे दोस्तों होता है दीर्घ संधि। मान लो यहाँ पे ई होता, अगर ई के बाद ई आता तो भी दीर्घ संधि होता, ऊ के बाद ऊ आता तो भी दीर्घ संधि होता। मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ, नीचे आइए ग्राफिक्स पर। दीर्घ संधि में एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, यहाँ पे आइए साथियों। जैसे मान लो वेदांत है, वेद प्लस अंत लिखा गया। अब इसको मैं ग्राफिक्स के द्वारा एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा साथियों। अच्छा ये बताओ, जब आप वेद बोलते हो तो दा में आ है कि नहीं है। भाई दा में आ है तो वो आ यहाँ लिख दिया और यहाँ तो आ है ही, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि भाई साहब आ के बाद आ आया है, मतलब सेम अक्षर के बाद सेम अक्षर आया है, इसका मतलब यहाँ पे दीर्घ संधि होना ये तय है। बाकी आ धन आ बराबर बड़ा, तो वेद धन अंत बराबर क्या हो गया साथियों, वेदांत हो गया। इसी प्रकार साथी देखो विद्या धन आले में, तो विद्या में बड़ा आ है तो यहाँ भी बड़ा आ ले लिया और यहाँ भी बड़ा आ है, तो हम लोगों को ये ज्ञान हो गया कि सर अगर सेम अक्षर के बाद सेम ही अक्षर अगर रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे दोस्तों होता है दीर्घ संधि, जो आपको अपने दिमाग में कंठस्थ कर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार देखो रविंद्र है तो रवि में ई हो गया। भाई रवि में क्या है, रवि यानी ई, यानी रवि का ई हो गया और साथ ही यहाँ भी ई है। तो अगर सेम अक्षर के बाद सेम अक्षर आ रहा है यानी यहाँ भी दोस्तों क्या होगा, दीर्घ संधि ही होगा। ई और ई मिलेगा तो बड़ी ई हो जाएगा, मतलब दोस्तों ये रविंद्र हो जाएगा आपका सही आंसर यहाँ पे। इसी प्रकार आप देखो भानुदय, तो भानु प्लस उदय, यानी यहाँ भी ऊ है और यहाँ तो ऊ है ही, सेम अक्षर के बाद सेम अक्षर दिख रहा है, मतलब साथियों यहाँ भी दीर्घ संधि है। यानी एक चीज़ तो आपने आज सीखा, और सीखा तो आपने कल भी था, केवल रिवीजन आपको करा रहा हूँ कि अगर सेम अक्षर के बाद सेम ही अक्षर आता है तो साथियों वहाँ पे होता है आपका दीर्घ संधि। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा, जो आपको याद रखना चाहिए। आगे साथियों प्रत्येक में कौन सी संधि होगी बताइए, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि होगी। दोस्तों इसका ट्रिक होता है, इसमें आपका साथी है यड़ संधि। क्या है, मैं इसका थोड़ा सा हिसाब किताब बेहतर करता हूं साथियों। यहाँ पे होगा यड़ संधि, कैसे मैं बता रहा हूं पूरी कहानी के साथ। दोस्तों जब भी हमने कहा था कि आपको संधि पकड़ना हो, संधि की पहचान करनी हो, तो जो शब्द आपको दिया जाए उसके बीच वाले अक्षर को आप देखो। अगर बीच वाले अक्षर पे आपको लिखा हो या फिर लिखा हो वा, या फिर लिखा हो रा, या लिखा हो ला, अगर बीच वाले अक्षर पे साथियों वहां पे या वा रा ला, इनमें से कोई भी अक्षर अगर आपको दिख जाए तो आंख मूंद कर कोई भी आपको रिजल्ट नहीं देखना है, सीधा सीधा समझ जाना है कि ये यड़ संधि होगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूं जिससे आपको समझने में बेहद आसानी होगी। साथियों ये ग्राफिक्स आपके सामने जिससे आप बेहतर समझोगे। देखो प्रत्येक में देखो यहाँ पे या आया है, यहाँ देखो स्वागतम में देखो यहाँ वाह आया है, यहाँ और यहाँ पे देखो बीच में या आया है, तो देख रहे हो यहाँ पे फिर बीच में वाह आया है। आप देख रहे होगे ना, अगर आपको डायरेक्ट पहचानना है कि यड़ संधि है कि नहीं है, आपको बीच वाले शब्द को देखना है,
बीच वाले अक्षर पे देखना, क्या वहां पे या वा राला, यड़ का मतलब ही होता है या वा राला। तो आपको दोस्तों बीच वाले अक्षर की जगह वहां पे या तो या लिखा होगा, या तो वा लिखा होगा, या तो साथियों ला लिखा होगा। क्या लिखा होगा साथियों? या व राला में से कोई ना कोई एक शब्द दोस्तों वहां पे लिखा रहेगा। हमने कहा देखो प्रत्येक में भी या लिखा है, स्वागतम में देखो वाह है, आपने पहचान लिया यड़ संधि है। पित्रादेश यहां भी देखो रा है, यहां देखो फिर या है, यहां देखो दोस्तों वाह है। यानी यहां पे आपको आज एक कंफर्म हो गया कि सर यड़ संधि पहचानने के लिए कोई लंबा लंबा रूल की जरूरत हमको नहीं है। अगर यड़ संधि पहचानना ही है तो इसके लिए जरूरत है हमें 4 शब्दों को याद करना, या वा रा ला। ये या वा रा ला कोई भी शब्द दिया होगा, उसके बीच में अगर कहीं भी या लिखा है, वा लिखा है, रा लिखा है या ला लिखा है साथियों, तो वहां पे होता है यड़ संधि। एक और बात पूछेगा कि यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों इसका सूत्र होता है इको यड़ची। इको यड़ची, कहीं ना कहीं ये यड़ची शब्द से ही आप पहचान जाओगे कि यड़ संधि का है, वहां तो विकल्प दिया ही रहेगा। बात समझ रहे हो आप लोग? हाँ, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करते जाना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, देवेंद्र में कौन सी संधि होगी? साथी कल पढ़ाया था मैंने, वा में क्या है साथी? वा में आ है और आ के बाद ई है। अब आप बताओ आ धन ई बराबर क्या होता है? ए होता है ना। और ये ए कहाँ पे है? ये देखो देवेंद्र में। हो गया काम खत्म, यहाँ भी देवेंद्र है, यहाँ भी देवेंद्र है, तो ए और सी दोनों सही है। और संधि कौन सा होगा कमेंट करके बताइए। मैंने रूल बताया था, अगर आ के बाद ई आए, या आ के बाद ऊ आए, या आ के बाद री आए, या आ के बाद ली आए, तो साथियों वहां पे हमेशा गुण संधि होता है, जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। कौन सा होगा साथियों? यहाँ पे साथी गुण संधि होगा, जो आपको मेरे दोस्त याद रखना है। ठीक है, ये बात मैंने कल भी आपको पढ़ाया था। और भी एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगा। जैसे सुरेंद्र है तो लिख लो सुरधन इंद्र, सुरधन इंद्र। तो रा में आ हो गया और आ के बाद इधर ई हो गया, यानी आ और ई आया, इसका मतलब ये हो जाएगा बराबर ए। यानी इसका पूरा अगर आप लिखोगे तो साथियों ये हो जाएगा सुरेंद्र। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप मुझे बताओ, हो जाएगा ना? अब इसके बहुत स्क्रीन पर दिखाते हैं साथियों। जैसे देखो दोस्तों, आपको फटाफट दिखा रहा हूं जिससे आपको समझने में थोड़ी जल्दी और आसानी होगी। साथी क्या लिखा गया? सुरेश में देखो सुरधन ईस, तो रा में आ है और आ के बाद देखो ई है, तो आ धन ई बराबर ए। और ए देखो दोस्तों, काफी लोग ये सोचते हैं मात्रा लगता है ये चढ़ता किसके ऊपर है, तो दोस्तों जैसे सुरधन ईस है तो जो रा है ना उसी पर ए की मात्रा चढ़ता है। क्योंकि रा में, भाई जब रा बोलते हो तो रा में तो आ है ही, और आ के बाद ई ए, यानी रा पे एक ही मात्रा आएगा, तो हो जाएगा साथियों ये सुरेश। जैसे परोपकार है तो पर धन उपकार, तो रा में आ हो गया साथी और यहाँ पे ऊ हो गया, और आ धन ऊ बराबर ओ, तो ओ किसके ऊपर चढ़ेगा? इसी रा पे, यानी परोपकार। देखो आप लोग ध्यान से, दिक्कत बताना। जैसे देवर्षि तो देव धन ऋषि, तो वा में ऑलरेडी आता है और आगे री लिखा गया है, तो आ धन री बराबर अर, यानी देवर्षि ही। बस इतनी बातें याद रखोगे, कभी जिंदगी में गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि नहीं गलत होगा। ठीक है, बस चीजों को मैनिपुलेट कर आपको रिजल्ट में साथियों परिवर्तित कर देगा। ठीक है ना? चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुधन उक्ति में कौन सी संधि होगी? मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर आप लोग स्वयं करो, यहाँ पे मेरे आपको कोई हिंट की जरूरत साथियों ना पड़े तो मुझे ज्यादा बेहतर फील होगा। साथियों सा में ऊ लगा हुआ है, देखो पहले ऊ आया है और गुरु ऊ के बाद फिर ऊ आया है। अगर इतना देखने के बाद भी आपको उत्तर नहीं आया तो दोस्तों दोष आपका ही होगा। आरती सिंह, सोनी सिंह, अरुण शुक्ला, राकेश कुमार वर्मा, अयोध्या प्रसाद, सोनी कुमारी, माया यादव, अमित विश्वकर्मा, समा प्रवीण, अंजलि सिंह, डोरीलाल पांडे, प्रमोद कुमार, अरविंद परिहार, माया यादव, अयोध्या प्रसाद, विनय कुमार, निशांत मौर्य, कुमारी, सब लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया। ये जो माया यादव ने ऑप्शन कहा है ना, यकीन मानिए आपको भाई साहब दंड की जरूरत है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। हमने कहा था अगर सेम अक्षर के बाद सेम अक्षर आए, अब लोग कहते हैं सर कैसे तुमको पकड़ में आ रहा है? भैया सा में ऊ लगा हुआ है, तुम बोल कर देखो सुधन उक्ति, तो सू यानी वहां पे ऊ है और ऊ के बाद फिर ऊ आ गया, यानी ऊ के बाद ऊ। मैंने आपको पहले नियम पढ़ाया हुआ है कि अगर सेम अक्षर के बाद सेम ही अक्षर आए
तो वहां पे दीर्घ संधि होता है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है साथियों, तो ये भी मैं आपको स्क्रीन पर लिख कर दे देता हूं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घ। अब यकीन मानिए ये टॉपिक आपके हिंदी में भी आ रहा है और यही सेम टॉपिक आपके संस्कृत में भी पूछेगा। तो इसीलिए कहता हूं कि पढ़ाई इस तरह से करो कि आपको संस्कृत के लिए अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े। समझ गए ना? हाँ जी। गुण संधि की पहचान कैसे होता है सर? आ धन आ के बाद ई आता है, या तो आ के बाद ऊ आता है, या तो आ के बाद री आता है, या आ के बाद लिरी आता है, तो हम समझ जाएंगे कि वो गुण संधि है। वृद्धि संधि तब होता है जब बीच वाले अक्षर पे दो चोटी लटकी हुई दिखती है, तो वृद्धि संधि होता है। दीर्घ संधि कब होता है? जब साथियों सेम अक्षर के बाद सेम अक्षर आए, तो दीर्घ संधि होता है। और यड़ संधि तब होता है दोस्तों जब बीच वाले शब्द में या, वा, रा, ला इनमें से कोई भी वर्ड अगर लिखा है तो साथी वो यड़ संधि होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सदैव में कौन सी संधि होती है? मैंने कहा देख कर पकड़ लो सर, चोटी ही तो पकड़ना है। बीच वाले अक्षर पे ये दो लटकी हुई चोटी आपको दिख रही है। अगर आपको बीच वाले अक्षर पे कहीं भी ये लटकी हुई चोटी दिखे तो समझ जाना कोई रूल रेगुलेशन नहीं, सीधा सीधा इसका वृद्धि संधि उत्तर होगा। तुम एग्जाम्पल लेकर आओ और मुझे गलत साबित करो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप एग्जाम्पल लाओ और मुझे गलत साबित करो। सर जी मैं आपको चाहूं तो रूल पढ़ा सकता हूं, लेकिन रूल का कोई भरोसा नहीं, कोई याद हो और याद हो जाए तो तुम लगा ही पाओ, लेकिन ट्रिक जो दूंगा वो सब जगह अभी फॉलो होगा। ये कोई भी शब्द दिया गया उसके बीच वाले वर्ड पर अगर अय की मात्रा लगा है, यानी ये दो चोटी लटक रही है, तो साथियों इसका संधि होता है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के और भी एग्जाम्पल आपको देता हूं साथियों। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए पूरा कायदे से आप लोग एक एक वर्ड देखो। देखो यहां पर भी आपको दो अक्षर दिख रहा होगा, ये देखो एक एक में, यहां भी देखो दो अक्षर लटक रहा है, यहां भी देखो दो अक्षर लटक रहा है, यहां भी दो चोटी लटक रही है। यानी साथियों आप कहीं भी देख लो हर भी दिख रही है, जैसे बनौषधि, तथैव, ममैव, एक एक, परम ओजस्वी। तो साथी ये जितने भी शब्द आप लोग देख रहे हो ये सब में वृद्धि संधि होगा। तो वृद्धि संधि के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं, केवल इतना याद रखना कि वो दो चोटी आपको याद होना चाहिए। साथियों यहाँ पे अब संज्ञा की बात आ रही है। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? दोस्तों मैंने कहा कि मैंने नदी नहीं कहा है। अगर मैं ये कहता कि नदी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी तो आपका उत्तर होता दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। लेकिन चूंकि मैंने कहा गंगा नदी, मतलब मैंने नदी का नाम दोस्तों ले लिया है, और अगर मैंने नदी का नाम ले लिया है तो साथियों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब क्या होता है? व्यक्तिवाचक। मैं अगर कह दूं कि ये मोबाइल है तो दोस्तों ये जातिवाचक है। अगर मैं कह दूं ये सैमसंग की मोबाइल है तो दोस्तों ये जातिवाचक नहीं, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि जिन चीज़ों को आप केवल महसूस कर सको पर देख ना सको। जैसे दो शब्द है ईमानदार और ईमानदारी। तो दोस्तों ईमानदार किसी व्यक्ति का गुण होता है जो विशेषण कहलाता है। जैसे मैं कह दूं कि मोहन एक ईमानदार लड़का है, तो ईमानदार जो है दोस्तों वो मोहन का गुण है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ईमानदारी इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है, तो साथ ही ईमानदारी महसूस करने का विषय है, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि वो ईमानदार है कि चोर है। तो साथियों ईमानदारी महसूस करने का विषय होता है, इस बात को याद रखना। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती दोस्तों? कोई भी खाने पीने की पदार्थ या इसके अलावा सोना चांदी पे मतलब कि मोती माणिक के जितने भी हैं वो सब दोस्तों आपके द्रव्यवाचक में चले जाते हैं। दोस्तों बालपन में किस प्रकार की संज्ञा होगी? साथियों कमेंट करो। बालपन में ये आपके पूछा गया था यूपी टीईटी 2016, यूपी टेट 2016 में साथियों पूछा गया क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या बनने वाला है। बालपन। अच्छा ये बताओ, मैं अगर कुछ ना समझ में आए ट्रिक फॉलो करो। अगर किसी शब्द के लास्ट है बालपन, बचपन, है ना, अब मतलब जो भी वर्ड है अगर पन है तो वहां पे दोस्तों भाववाचक संज्ञा ही होगा। कभी बालपन आपने देखा है कि बालपन कैसा होता है? बालपन एक अवस्था है जिसको हम लोग महसूस करते हैं। जैसे बचपन, तो बचपन एक अवस्था है जिसको महसूस किया जाता है। समझ गए ना? तो जिन चीज़ों को साथियों आप केवल महसूस करते हो पर उन्हें देखा ना जा सके, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। बहुत लोग फिर भी ऑप्शन ए भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हो यार? आप ये भी तो कह सकते थे कि सर इनमें से कोई नहीं। क्या ये आप नहीं बोल सकते थे? ये भी तो बोल सकते थे ना, पर काहे नहीं बोले आप बताओ?
तो गुरु बालपन हो या कोई भी हो, बचपन हो, इन सब में भाववाचक संज्ञा होती है। आगे, सोना किस प्रकार की संज्ञा है साथियों? सोना किस प्रकार की संज्ञा है? तो साथियों सोना एक प्रकार का पदार्थ है, तो इसको हम लोग कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना हो, चांदी हो, मोती माणिक्य हो गया, दाल चावल रोटी सब्जी अंगूठी, ये सारे जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, उनको द्रव्यवाचक संज्ञा में काउंट किया जाता है। मैं आपसे अगर पूछूं सेना में कौन सी संज्ञा होती, एक बार कमेंट करके सब लोग बताओ। यूपी टेट में 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है साथियों कि सेना में कौन सी संज्ञा होगी? वीर सिंह, विजय, संजू शर्मा, शशिकला, खुशबू मिश्रा, अरविंद परिहार, शशिकला, लाइफ एक्टिविटीज निर्मला, रचना सिंह, अरुण शुक्ला, प्रमोद कुमार, चांदनी सिंह और बहुत सारे हमारे साथी। बिल्कुल सही है, क्योंकि सेना में दोस्तों कोई एक व्यक्ति नहीं होता, सेना पूरे समूह का वर्णन करता है। और जहाँ पे ग्रुप का ज्ञान हो, जहाँ पे समूह का साथी ज्ञान हो, तो वहाँ पे होता है साथियों समूहवाचक संज्ञा। यानी विदाउट ऑप्शन इस बात को आप कह सकते थे बहुत प्रेम से कि सर जी ये समूहवाचक संज्ञा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। आइए दोस्त आगे चलते हैं। सेना अगला क्वेश्चन मैंने करा ही दिया है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? दोस्तों मैंने कहा कि लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति है, लेकिन लड़का का अगर मैं नाम ले लूं कि ये तो मोहन है, तो लड़का अगर जाति है तो ये जातिवाचक हो गया। अगर मैं कह दूं कि भाई लड़का नहीं ये रोहन है, तो रोहन दोस्तों क्या हो जाएगा? रोहन साथियों आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर मैं कह दूं कि ये लड़की है तो ये जातिवाचक है। मैं कह दूं ये रीता है तो दोस्तों वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैं कह दूं कि किताब है तो ये जातिवाचक होगा। मैं कह दूं हिंदी की किताब है तो व्यक्तिवाचक होगा। तो दोस्तों जहां पे किसी वस्तु या व्यक्ति का स्पेसिफिक नाम ना लिया जाए, अगर मैं कह दूं ये शहर है तो ये जातिवाचक है, पर मैं कह दूं सुल्तानपुर लखनऊ है तो साथी वो आपका व्यक्तिवाचक होता है। तो इन बातों का आपको गौरपूर्वक ध्यान देना है जिससे बात बन जाए। बात बिगाड़ना नहीं है दोस्तों, बात को बनाना है। देखो पर्यावरण भी तो रट गया था। पर्यावरण की कितनी क्लासेज मैंने ली है, लोग तो अब सोकर पढ़ रहे हैं ना, हम तो क्लासेज 1 महीना पहले से ही करा रहे हैं। पर्यावरण की कितनी क्लासेज मैंने ली है, गिनोगे तो 40-50 क्लास आपको दिखेगा। अभी 1 महीने पहले लगातार क्लासेज लिया मैंने, तो पर्यावरण पूरा रटवा दिया हूं और उसका भी रिवीजन लाना है अभी। इसी प्रकार हिंदी भी आपके दिमाग में एकदम भर देना है कि आपको, चूंकि हिंदी अभी इसलिए ले रहा हूं कि इससे आपका संस्कृत भी काम कर जाएगा। वह शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? साथियों वह, तुम, हम, मैं, ये जितने भी शब्द होते हैं साथी, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। संकेतवाचक में दोस्तों यह और वह दोनों होता है, लेकिन उसमें एक वाक्य बना होता है तब आप कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि वह घर मेरा है, अगर मैं ऐसा कहता तब ये संकेतवाचक होता, या निजवाचक भी निजवाचक तो नहीं होता, क्योंकि निजवाचक में होता है स्वयं। जैसे मैं कह दूं कि मैं अपना काम स्वयं पूरा करूंगा, वह अपने घर अपने आप जाएगा, तो अगर किसी वाक्य में स्वयं से लिखा हो या अपने आप लिखा हो तो वहां पे दोस्तों निजवाचक सर्वनाम होता है। और अगर बात करें संबंधवाचक, तो यहाँ पे दोस्तों से कह दूं कि मोहन का घर बहुत बड़ा है, तो जो का शब्द है दोस्तों वो संबंध बता रहा है मोहन के घर का, कि घर भाई उसका बहुत बड़ा है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ेंगे आपको लेकर। आइए साथियों, यूपी टेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आप सबके लिए है, और बेसिक से पढ़ना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि सर कहाँ से पढ़ें, कई साल बीत गए हैं सर जी लेकिन टीईटी नहीं निकल रहा है, क्या हूँ वही बैच की बात कर देता है और पैसा लूट लेता है, क्या करें सर, हकीकत क्या, कैसे पास किया जाए? साथियों यूपी टेट पास करने के लिए आपको कहीं भी 5 घंटे 7 घंटे जाकर वीडियो क्लास या घर पे बैठ कोई ऑनलाइन बैच नहीं ज्वाइन करना है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर 5 घंटे डेली आप लाइव क्लास ही करोगे तो यार गुरु आप खुद कब याद करोगे? यानी ये तो आप किताबों का ढेर ना इकट्ठा करो, जितना हो सके साधन सीमित करो, जितना कम साधन होगा आप उस चीज को साथियों ठीक है ना। अब सवाल है कि अगर टीईटी पास ही करना है तो इसके लिए 2 काम करना होगा। पहला काम यह करना है कि आपको 2011 से लेकर 22 तक के प्रश्नों का पैटर्न समझना है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कौन कौन से टॉपिक से बार बार पूछे गए हैं। अब इसे अगर आप स्वयं ढूंढ सको तो आपको समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मैंने आप लिए क्या किया है, ये 200 पेज का प्रीमियम नोट्स आपको दे रहा हूँ।
इसके अंदर हर सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक आपके काम का है, गणित में कैसे सवाल आपको पढ़ने हैं, सीडीपी में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हर सब्जेक्ट का पूरा निचोड़ इस 200 पेज के अंदर मैंने आपको दे। अब फर्क ये कि इसको आप तभी परचेज करो मैं हो, अगर आप इसे 1 घंटे 1.5 घंटे डेली समय दे देंगे तो मैं आपको वचन देता हूं कि साथ ही सीटेट में तो आपको रिजल्ट तो मैंने बेतहासा दिखाया है और दिया है, लेकिन यूपी टेट में इससे कई गुना रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इस नोट्स में मैंने अपने पूरे जीवन का अनुभव लगाया है कि सेम टू सेम प्रश्न आपको मिल जाएगा, लगभग 105 110 क्वेश्चन। बस इस साथियों इसको आपको कैसे मिलेगा, नंबर स्क्रीन पर है 9653050981 पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथियों आप इसे परचेज कर सकते हैं। आइए दोस्त आगे, जो शब्द में दोस्तों किस प्रकार का सर्वनाम होगा, मैंने कहा था दोस्तों चाहे जो लिखा हो, चाहे जिसका हो, उसका हो, जिसकी, उसकी, ये जो भी शब्द हैं दोस्तों ये संबंध को जोड़ते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। कहने का मतलब साफ साफ है कि ये वो शब्द होते हैं साथियों जो संबंध को जोड़ते हैं। और मान लो आपको इससे भी समझ में ना आए तो आप विकल्पों का चयन करो। प्रश्नवाचक में आपको पता है कब क्यों कैसे लिखा जाता है, निजवाचक में किसी काम को स्वयं से करने की बात होती है, और संकेतवाचक में तो यह पेन मेरा है, यह घर मेरा है। तो आप अगर चाहते साथी तो इस विकल्प से भी इसको मैच कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए 13, कौन किस प्रकार का सर्वनाम है। साथियों आसान क्वेश्चन है, कौन एक प्रकार का प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कौन बाहर खड़ा है, कौन आपको बुला रहा है, तो ये प्रश्नवाचक साथियों सर्वनाम होते हैं। कोई क्या है दोस्तों, कोई जो होता है ये अनिश्चित सर्वनाम होता है, क्योंकि अगर मैं आपसे कह दूं कि बाहर कोई खड़ा है, अब पता नहीं कौन खड़ा है, कोई आपको बुला रहा है, पता नहीं कौन बुला रहा है, तो जो कोई शब्द होता है दोस्तों वो एक प्रकार की अनिश्चितता को लेकर आता है। कोई हो गया, कुछ हो गया, किसी हो गया, तो जितने भी शब्द हैं दोस्तों ये सारी अनिश्चितता को दिखाते हैं कि भाई साहब अब आप खुद बोलकर देखो, कोई आपको बुला रहा है, बाहर कोई आपसे बात करना चाहता है, पता नहीं कौन बात करना चाहता है। तो कोई शब्द दोस्तों एक अनिश्चितता को दिखाता है। आगे, अपना किस प्रकार का सर्वनाम है, एकदम निचोड़ आपके सामने है कि आप हिंदी में पारंगत तो होंगे ही होंगे, संस्कृत में भी आपको बहुत बेहतर स्कोर मिलेगा। दोस्तों मैंने कहा था अगर अपना लिखा हो, अपने आप लिखा हो या स्वयं लिखा हो तो इसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं यह अपना काम स्वयं करूंगा, मैं ये काम स्वयं से ही पूरा करूंगा, मैं वहां पे अपने आप ही जाऊंगा। तो जहां पे स्वयं लिखा हो या अपने आप लिखा हो वहां पे दोस्तों होता है निजवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक तब होता है जब आप कहते हो कि यह घर मेरा है। तो गुरु जब आप ये कहोगे कि यह घर मेरा है तो आपका हाथ भी आगे की ओर बढ़ता है, संकेत करता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका हाथ आपके जेब में हो और आप ये कह दो ये घर तो मेरा है। तो ऐसे थोड़ी होता है, जब आप ये कहते हो कि यह घर मेरा है तो आपके हाथों की उंगलियां भी आगे की ओर बढ़ती हैं साथियों, है कि नहीं। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं 16, सुंदर